क्लास 9 कब नहीं करेगा? अरे कब नहीं करेगा? केमिस्ट्री है ना? कौन चैप्टर चल रहा है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। कौन चैप्टर है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत आसान चैप्टर है। ये हमारे आसपास कुछ चीजें, इसके बारे में पढ़ना है बेटा। देखो कहता है, ये बता दिए थे तुम्हारा, बता दिए कि किसी मैटर का क्लासिफिकेशन दो प्रकार के, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल, बता दिए थे ना। अब जो केमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार मैटर कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिखो सॉलिड स्टेट, लिख रहे दो सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, सबसे पहले ध्यान देगा इधर। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले क्या होगा, इसका शेप एंड साइज फिक्स होगा। पहला जो क्या होगा, शेप एंड साइज इज डिफिनिट और फिक्स्ड। शेप एंड साइज डिफिनिट भी होगा और फिक्स भी होगा। दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी इसका फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। समझ गया? तीसरा क्या होगा, जिसके मॉलिक्यूल्स होंगे ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। चौथा क्या होगा बेटा, जब प्रॉपर्टी में आएंगे, है ना, चौथा गुण क्या आएगा, समझा रहा ना। शेप एंड साइज फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जो मॉलिक्यूल के बीच में गैप है ना वो सबसे कम होगा। यानी गैप बिटवीन मोलिक्यूल इज मिनिमम, है ना। पांचवा क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन इज नेग्लेजिबल, है ना, डिफ्यूज नेग्लेजिबल। ये सब कुछ सॉलिड प्रॉपर्टी का क्या है ना, प्रॉपर्टी है। सॉलिड स्टेट लिखे तो लिखे रहे तो लिखो द स्टेट इन विच द ऑब्जेक्ट हैव, द स्टेट में अवस्था होता है बेटा, स्टेट में द स्टेट इन विच ऑब्जेक्ट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज। डिफिनिट का स्पेलिंग गलत है बेटा, डिफिनिट DEFINIT, देखो मैं लिखा हुआ स्पेलिंग। ऑब्जेक्ट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज and definite volume is called solid state. अगला हेडिंग लिखो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के क्या क्या गुण हो गए, मैंने पहले बताया। ये सब जो बताया ना, ये सब प्रॉपर्टीज में आएगा बेटा। सबसे पहले लिखो, पहला हम लिखो इट हैज, सॉलिड हैव, इट हैज नहीं करो, सॉलिड हैव SOLID, सॉलिड एस लगा देना, प्लूरल। सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड साइज, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड साइज and definite volume, दूसरा प्रॉपर्टी में ठीक है ना, सॉलिड्स हैज लिखा तो बेटा, सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड साइज, डिफिनिट वॉल्यूम। दूसरा, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, अब देख रहा है डेंसिटी मतलब समझना, डेंसिटी देख रहा, डेंसिटी मैंने हिंदी में घनत्व कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं?
घनत्व। तुमको ये जो डेंसिटी का मतलब समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, गलत समझते हो? नहीं, देखो इधर एक लकड़ी है, जिसे लकड़ी दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, तो ये जैसे कि लकड़ी का है ना, किसी फिक्स्ड अमाउंट में साइज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जैसे 1 सेंटीमीटर लंबा ले लिए, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा ले लिए, यानी एल 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर ले लिए क्या? तीनों 1 सेंटीमीटर जब ले लिए हम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 गुना 1, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा क्या? कोई दिक्कत? तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम जाके वजन करेंगे। क्या करेंगे? तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लकड़ी का जो वजन होगा, वही उस लकड़ी का डेंसिटी हो जाएगा बेटा। समझ में आया? सीजीएस सिस्टम में। कौन सिस्टम है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। लिखा सॉलिड है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, लिखा ना? डेंसिटी लिखा ऐसे पहले, डेंसिटी देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। देख लिया? मास पर यूनिट वॉल्यूम इधर। अब समझ में आया? लकड़ी देख रहा है बेटा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर, एक टुकड़ा काट लेंगे और उसको वजन कर लेंगे। तो ध्यान देना, ये वॉल्यूम का वजन जो हो गया, वही इसका डेंसिटी हो जाएगा। ठीक, अब हमको बहुत लंबा एक टोना है लकड़ी का, उसका वजन नापना है, तो हमको अब नापने की जरूरत, उसका सिर्फ वॉल्यूम निकालेंगे और डेंसिटी से गुना कर देंगे, तो उसका मास हमको अपने आप समझ में आएगा ना? इसलिए डेंसिटी है प्रति एक इतना वॉल्यूम में कितना वजन होगा। अब देखो, इतना को लकड़ी लेंगे और इतना को रुआ लेंगे, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? लकड़ी का ज्यादा होगा। अब लकड़ी में देखो, इतना लकड़ी लेंगे, इतने 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा लकड़ी लेंगे, और 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा लोहा लेंगे। किसका वजन ज्यादा होगा? लोहा का वजन ज्यादा होगा। तो सब डेंसिटी, सबका सब्सटेंस का डेंसिटी अलग अलग रहेगा। समझ गया ना? जैसे 1 बोरा भूसा लेके जाएंगे और 1 बोरा गेहूं लेके जाएंगे, किसका वजन ज्यादा होगा? कहीं उसका डेंसिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है डेंसिटी का मतलब? मैंने प्रति यूनिट वॉल्यूम में जिसका जो वजन है ना, उसी को कहते हैं डेंसिटी। लिख लिया? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अब लिखो मैथमेटिकली डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है? मैथमेटिकली डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। देखो शॉर्ट में इसको लिखेंगे बेटा, डी बराबर एम बटा भी। अब देखो इधर ध्यान से देखना, मास का एसआई क्या होता है? केजी ना? मास का एसआई क्या होता है? एसआई यूनिट। ठीक है? और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर गुने मीटर। वॉल्यूम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो लंबाई का भी 7 मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी, तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर, ये हो गया एसआई यूनिट। समझ लो पहले, उसके बाद लिखना एसआई यूनिट। लेकिन सीजीएस यूनिट, मैं तुमको कल बताया था फिजिक्स में 3 तरह के सिस्टम होते हैं ना, एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस और एसएस सिस्टम रहे थे। तो ये है तुम्हारा एसआई यूनिट, यानी एमकेएस सिस्टम में केजी पर मीटर। लेकिन इसी सीजीएस यूनिट में होता है, सीजीएस में ग्राम में हो जाएगा वजन का, और उसमें सेंटीमीटर होता है, सी फॉर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर की उसका सीजीएस यूनिट हो गया बेटा। समझ में आ गया? तो लिख लिया मैथमेटिकली डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। लिख लिया? अब लिखो, इट्स एसआई यूनिट ये लिख लेना, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। लिखो सीजीएस यूनिट, सीजीएस कैपिटल लिखेगा, फिर स्मॉल लिख रहा है, सी कैपिटल, जी कैपिटल, एस कैपिटल। सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया क्या? अब एग्जांपल लिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का। राहुल
चलो कोई काम करो फटाफट, तो आज से क्वेश्चन पता नहीं। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर पानी का पता है तुमको कितना होता है बेटा? सीजीएस में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस सिस्टम में। कौन सिस्टम में? और एमकेएस सिस्टम में होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी से एक तरह हम लोग पता कर लेंगे कौन किससे किससे कितना भारी है, समझ गया ना? डेंसिटी हमको बता देगा कौन हल्का है कौन भारी है। अब देखो मेरा इधर देख रहा है वाटर का, लोहा का नाम सुना आयरन। आयरन का अगर सीजीएस सिस्टम में माने ना, डेंसिटी कितना होता है? 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर। और अगर एसआई सिस्टम में करेंगे तो 1000 से गुना कर देना, 1000 से तो 7850 केजी पर मीटर। अब देखो इधर ध्यान से देखना, डब नहीं, ये पानी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और लोहा कितना है? 7 लोहा पानी से 7.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा भारी है, समझ गया ना? अच्छा तुमसे पूछ देगा बेटा कॉपर भारी है कि लोहा भारी है? तुमसे पूछ देगा कॉपर भारी की, तो कॉपर का डेंसिटी कितना होता है पता है? कॉपर का डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में 8.88 होता है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब बताओ कॉपर भारी कि लोहा भारी है? हाँ, लोहा के अपेक्षा अगर फिक्स अमाउंट में लिया जाए तो लोहा के अपेक्षा कॉपर ज्यादा भारी है बेटा, ठीक है? अच्छा एक नाम सुना है पारा का, मरकरी नाम सुना? मरकरी का ये सब तो सॉलिड था ना, लेकिन मरकरी लिक्विड होता है, नाम सुना है जी? मरकरी थर्मामीटर में रहता है, हम लोग बुखार नापने में, टेम्परेचर नापने में मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। इतना नहीं, बैरोमीटर में प्रेशर नापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मरकरी देखा है? मरकरी का संकेत होता है Hg बेटा, इसका लैटिन नेम हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? तो इसका डेंसिटी कितना होता है पता है? ये लोहा से भी ज्यादा भारी है, विश्वास होता है? लोहा से भी ज्यादा भारी है, कॉपर से भी ज्यादा भारी है। इसका जो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर एसआई सिस्टम में करें तो 1000 से गुना कर दो, 13600 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, समझ में ना? तो तुमसे पूछ देगा कि पारा भारी है कि कॉपर भारी है, क्या बोलेंगे? मरकरी भारी है। अब मरकरी में एक बहुत बड़ा खास गुण होता है बेटा, वो किसी के साथ चिपकता नहीं है, ठीक है? मरकरी तुम पकड़ने जाओ, पारा निकालो थर्मामीटर से, पकड़ने जाओगे निकले, पकड़ाएगा नहीं तुमसे, पकड़ाई भी नहीं करेगा, समझ गया ना? मरकरी में एक और गुण है, वो हीट के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे ही उसको मरकरी को हीट मिलेगा ना, तो अपने आप वो क्या करेगा? अपने जगह से हाइट ऊपर उठने लगता है, पता नहीं तुमको? मरकरी में एक बहुत बड़ा खास गुण है, ठीक है? इसलिए उसका इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है। थर्मामीटर ग्रेडियंट कैसे रहता है? वो अपना उठा, उससे हमको टेम्परेचर का क्या करता है बताएगा हमको। जल्दी इसको कॉपी करो बेटा, कोई हाँ अगला लिखेगा। देखो ध्यान देना, जब सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको बीच के जो मोलिक्यूल्स को तोड़ने में, दूर करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो जब ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ज्यादा ताकत की आवश्यकता है तो ज्यादा देर गर्म करना पड़ेगा, तो ज्यादा देर गर्म करना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अब मेल्टिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट वाले देखो, सबसे बड़ी इसमें बात है मेल्टिंग। मैंने सुनेगा जी मेल्टिंग, सुना बेटा? देखो मेल्ट मतलब पिघलना, क्या हो गया? पिघलना, ठीक है? तो जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए वो हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग क्या होता है? देखो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज हुआ तो ये हो गया तुम्हारा मेल्टिंग, क्या हो गया? पिघलना बेटा हो गया। और लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, ध्यान देना बेटा, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, ये हो गया बॉइलिंग, ठीक है? लेकिन गैस से जब लिक्विड में चेंज हुआ इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, संघनन। क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है? ये तीर का निशान बताएगा तुमको। आएगा लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज हुआ इसे कहते हैं फ्रीजिंग बेटा। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग, जमना बोलते हैं, या हिंदी में हिमांक बोलते हैं, हिमांक बिंदु, ठीक है? अच्छा सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए सब्लिमेशन कहते हैं बेटा, याद रखना। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ जाए इसे इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं बेटा।
क्या कहते हैं, समझ में आया क्या? ये सब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में आसानी से कन्वर्जन होता है केमिस्ट्री में, ठीक है, यानी केमिस्ट्री करें सब्सटेंसेस में। तो लिखो अगला पॉइंट, लिखो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज हाई। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज हाई। ये भी उतार लेगा साइड में बाद में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, दो मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, दो देखो। द मिनिमम टेम्परेचर at which any solid changes into liquid, the minimum temperature at which any solid changes into liquid, the minimum temperature at which any solid changes into liquid is called melting point. It's called melting point. इसको हिंदी में कहते हैं गलनांक बिंदु। बेटा क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु। एग्जाम्पल लिखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे लिखो बॉइलिंग पॉइंट देखो, द मिनिमम टेम्परेचर at which any liquid changes into gas, is called boiling point. एग्जाम्पल लिखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने पानी जो है 100 डिग्री पे बॉइल हो जाएगा। तो सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। समझ में आ गया क्या? देखो कंप्रेसिबिलिटी। अगला टॉपिक लिखो, क्या लिखना नहीं उसका काटो, लिखो चौथा पॉइंट में। देखो सॉलिड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। INCOMPRESSIBLE इनकम्प्रेसिबल समझते हो बेटा? मैंने नहीं दबाया जा सकता, नहीं दबाया जा सकता है। क्यों नहीं दबाया जा सकता है? कि इसके मोलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है। जब मोलिक्यूल्स के बीच में गैप होगा नहीं तो दबेगा कैसे? ठीक है, तो सॉलिड के मोलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए सॉलिड जनरली इनकम्प्रेसिबल हो सकता है। देखो इधर लकड़ी को हम दबाएंगे नहीं दबेगा, लेकिन पानी उन्हीं को दबाएंगे तो दब जाएगा। हवा को दबाएंगे तो दब जाता है, और हवा को दबा के तो कंप्रेस करके साइकिल टायर में हवा और साइकिल का हवा में टायर भरा के आराम से हम लोग ये करते हैं। फिर भी उसमें तो लोड अगर बैठता आदमी तो फिर भी दब जाता है। तो सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल है ना। अगला पॉइंट लिखो, सॉलिड कैनॉट फ्लो। देखो बेटा इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ये पूछ देगा तुमको, सॉलिड फ्लो क्यों नहीं करेगा? तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने भी मैं तुमको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में बताया था ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि इस पार्टिकल के बीच में मोशन करते रहता है, कंटिन्यूअसली मूविंग। लेकिन ये मूवमेंट सॉलिड के केस में क्या होता है? ना होता है। इसलिए जब सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते, मोशन नहीं करते, इसलिए जब मोशन नहीं करेंगे तो फ्लो कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। देखो अगला पॉइंट पे, सॉलिड कैनॉट फ्लो। सॉलिड कैनॉट फ्लो। अगला पॉइंट देखो, लिखेगा सम सॉलिड्स after heating some solid after heating directly changes into gas.
इंटू गैस। एग्जाम्पल लिखो, कैम्फर कपूर बेटा, CAMPHOR, कैम्फर कपूर, जिसको पूजा करने समय हम लोग हुमाद जलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स, ये सब जो सॉलिड है जो डायरेक्टली लिक्विड में चेंज नहीं होते, डायरेक्टली क्या होता है गैस में चेंज होते हैं। और जो गैस में जो चेंज होते हैं ना सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं सब्लिमेट। क्या बोलेंगे? इस क्रिया को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? लिखो सब्लिमेशन, लिखना है बेटा, सब्लिमेशन, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। हिंदी में ऊर्ध्वपातन। देखो सब्लिमेशन लिखा, देखो द प्रोसेस इन विच solid directly changes into gas, is called sublimation. अगला पॉइंट लिखो, डिपोजिशन बेटा, डिपोजिशन। देखो द प्रोसेस इन विच, देखो द प्रोसेस इन विच डिपोजिशन, द प्रोसेस इन विच gas, the process in which gas directly changes into solid, the process in which gas directly changes into solid is called deposition. The process in which gas directly changes into solid is known as deposition. एक पॉइंट और लिखेगा बेटा, डिपोजिशन इज द रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन, रिवर्स और अपोजिट। डिपोजिशन द रिवर्स और अपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। बाकी अगले क्लास में मिलेंगे। यहाँ तक लाइन बाय लाइन पढ़ लेना बेटा, एक को लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। जो जिस भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ लेगा। सुना है? जिस भी वर्ड का मीनिंग, वो उसका मतलब क्या है नहीं समझ में आ रहा है, उसको मैं एग्जांपल देके बढ़िया से समझा दूंगा। ठीक है?